हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं का वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा जितने भी हमारे बुक में हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी एग्जाम में आने लायक हैं। तो एक वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा रिविजन के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो शुरू करेंगे। आप लोगों को बस शुरू से लास्ट तक बैठे रहना है, नोट्स बना लेने हैं, शांति से दिमाग खुला रखना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो फटाफट से वो जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर हर संडे को फ्री टेस्ट आप लोगों का होता है और उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोज, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का। और कोई भी दिक्कत आए तो ये दो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन दोनों पे कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। उसके अलावा 10th क्लास वालों के लिए तो खास बात है भाई, उड़ान बैच भी है हमारे पास में, जो कि लाइव बैच है। उड़ान बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट यहां पर लाइव पढ़ाई जाती है आप लोगों को, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, 5 सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाई जाती है पूरी की पूरी। तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस पाठ में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस प्रश्नावली में है क्या क्या, कितनी प्रश्नावलियां हैं, कितना भारी है भाई, ये तो पता चले पहले। तो प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4 प्रश्नावलियां हैं। प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित प्रश्न भी हैं कि कौन 2 से विभाजित होता है, किस तरह के नंबर्स जो हैं, अंक जो हैं 3 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, 6 से विभाजित होते हैं, ये सब भी यहां पर पढ़ने को मिलेगा अपने को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, सब कुछ मैं करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। हर तरह का क्वेश्चन यहां पर टच करने वाला हूं मैं। प्रश्नावली 1.2, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे हम गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, एलसीएम, एचसीएफ, इसी विधि से कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग यहां पर सीखेंगे। एचसीएफ निकालना तो यहां भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से, एल्गोरिथम की हेल्प से, सॉरी, यहां पर एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की हेल्प लेकर के 1.2 प्रश्नावली में। 1.3 में क्या सीखने वाले हैं, 1.3 प्रश्नावली में किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे कि भैया √2 हमें पता है अपरिमेय है, सिद्ध कैसे करोगे मैथमेटिकली, ये आप यहां पर सीखने वाले हो कि कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय साबित करें मैथमेटिकली हम लोग। 1.4 प्रश्नावली में क्या है, शांत या अशांत दशमलव प्रसार। शांत या अशांत दशमलव प्रसार पॉइंट्स के बाद में कितना आगे तक जाएगा, जैसे 1 को 3 से भाग लगाते हो तो भैया 0.3333 कितना आगे तक जाएगा, और कौन सी संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी, कौन सी रुक जाएगी, क्या हिसाब किताब चलेगा, ये सारी यहां पर आपको पढ़ने को मिलने वाली है 1.4 प्रश्नावली में। तो ये ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने यहां पर देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम, ये जो शब्द है ना, इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, फिर हम एक एक को लेकर के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका में फर्क क्या है, उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, फिर हल्का सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, यह इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है मतलब सिस्टमैटिकली स्टेप्स लिखे हुए हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वो उसकी एल्गोरिथम है। बस कोई आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखा, क्या प्रूव करना है वो लिखा, उसके बाद में आपने देखा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो लगाया, फिर उसके बाद उसने कैलकुलेशन करी, फिर आंसर निकाला, कुछ स्टेप्स आपने फॉलो किए कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं ये सब मिला करके क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ये सिस्टमैटिक स्टेप्स होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी यूक्लिड वाले क्या हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये हम अभी प्रश्न से समझेंगे। बाकी एल्गोरिथम का मोटा मोटा मीनिंग यही है कि सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं, ये और कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकंड, प्रमेयिका की बात करते हैं। प्रमेयिका बहुत सिंपल सा है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है,
और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई एक पहले से ही, मान लो आपके रफ लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो पहले से ही कोई फॉर्मूला दे दिया, पहले से ही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, किसी ने सिद्ध कर दी पहले से ही। अब उसका इस्तेमाल किसी और चीज को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, किसी और कॉन्सेप्ट को लाने के लिए कर रहे हैं, तो ये फिर प्रमेयिका हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है। एल्गोरिथम में स्टेप्स आते हैं बहुत सारे, प्रमेयिका में एक स्टेटमेंट आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, एक कथन आएगा, केवल इतना ही है। ठीक है, तो एल्गोरिथम से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रमेयिका पर आएंगे। तो एल्गोरिथम हम क्वेश्चंस से जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न ही ले लेते हैं हम लोग, 1.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक स्टेप्स हमें चाहिए जिससे हम इसका HCF निकाल सकें। तो क्या स्टेप्स हैं यूक्लिड वाले? बहुत ही कमाल के स्टेप्स हैं। और एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मेथड है ना HCF निकालने का, यूक्लिड वाला, बहुत ही यूनिक मेथड है, सबसे जबरदस्त मेथड है। जो भी आप लोगों ने 9th तक सीखा है, आपने अभाज्य गुणनखंड की मदद से HCF LCM निकालना सीखा हुआ है, पहले से सीखा हुआ है। हालांकि 1.2 प्रश्नावली में वापस से है वो, लेकिन पहले से आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये जो मेथड है ना, ये नहीं सीखा हुआ है, ये सबसे कमाल का मेथड होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू भी HCF निकालना चाहते हो, आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर देखोगे जाकर के, तो HCF निकालने के कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होंगी। उन एप्लीकेशंस में एक्चुअल में ये मेथड यूज लिया जाता है। मैंने खुद बनाया है ये प्रोग्राम इसलिए मुझे पता है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है ये, किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है इसका 135 और 225, इन संख्याओं का मैं पहले HCF निकालना बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर आगे के तो आप खुद ही कर लोगे। एक क्वेश्चन आ गया तो सारे हो जाएंगे इस तरह के। 135 और 225 मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। तो फर्स्ट नंबर पे ले रहा हूं मैं 135 और 225। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये है कि बड़ी संख्या को आप अंदर रखोगे, भाग देना है दोनों को। भाग दोगे तो भाई बड़ी संख्या अंदर होती है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। बच्चे को पता है, तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, पढ़ के बुढ़े हो गए, ये चीज तो सेम ही है। बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर है, भाग दो। भाग दिया, एक बार ही गया 135, दो बार में तो 270 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा, तो अपने काम का नहीं है। 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया तो 9, 90 बच गया हमारे पास में। अब इससे आगे भाग जाएगा नहीं, पॉइंट्स में अपने को नहीं देना है। ये जो एल्गोरिथम है उसके स्टेप्स ये कहते हैं कि पहले आप भाग दे दो, जो शेषफल बचा उसको रखो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो यहां पर आपका भाजक था वो इधर दिला के आप इस तरफ ला करके उसको भाज्य बना दो। ये नेक्स्ट स्टेप है। तो यहां पर मैंने भाग का साइन लगाया, ये 135 उठा करके मैं यहां ले आऊंगा, ये 135 हो जाएगा। इस तरह से बना दिया अपन ने, 135 उठाया, यहां लगा दिया। ठीक है, आप यहां पर भाग दो, 90 को एक ही बार जाएगा, जाहिर सी बात है, तो एक बार जाएगा तो यह 90 रह गया। माइनस करोगे कितना आएगा? 45 आ जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45 आ गया। और भाग नहीं जा रहा, 90 इससे बड़ा है, भाग नहीं जा रहा, तो यहीं पर रुक जाएंगे सेकंड स्टेप में। जब भाग नहीं जा रहा, शेषफल आपके पास में आ गया है, तो वहीं रुक जाओ। अगला स्टेप सेम पैटर्न, आप फिर से भाग का निशान लगाओगे, यहां पर फिर से भाग का निशान लगेगा, और ये जो यहां पर भाजक था वो इधर उठ करके भाज्य बन जाएगा। तो यहां पर 90 लिखा जाएगा, 90 यहां पर लिखा जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है? 45 को 2 बार पूरा भाग जा रहा है भैया। ये 90 आ गया, और यहां पर कुछ नहीं बचा, खत्म, 0 या क्रॉस लगा दो, जो भी आपको अच्छा लगे। जब भी ऐसा कुछ होता है, लास्ट में आंसर खत्म हो जाता है, मतलब 0 आ जाता है शेषफल, तो इसका मतलब इस तरफ जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, वो हमारे लिए HCF होता है। ये हमारा HCF होता है, फिक्स्ड है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है? 45 है। इस तरह से HCF निकाला जाता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में स्टेप्स भी लिखने हैं, चरण भी लिखने हैं कि क्या क्या स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो किए हैं। तो मैं यहां पर स्टेप्स लिख देता हूं। ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही छोड़ना है, ये लिखना जरूरी है। स्टेप्स तो ये हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। तो हम वो चरण ही तो लिख रहे हैं, स्टेप्स ही तो लिख रहे हैं। स्टेप्स को हिंदी में चरण बोलते हैं, आप चरण लिख लेना भले यहां पर। तो क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप हमने फॉलो किया, ये वाला, ये जो व्हाइट कलर में है, कि 225 जो है वो बराबर है 135 गुणा 1 प्लस 90। ऐसे ही होता है ना, 135 गुणा 1 प्लस 90।
ये हमने 225 लिख दिया। ऐसी नेक्स्ट स्टेप कलर चेंज कर लो भैया, येलो कलर में आ जाओ। येलो कलर में क्या है 135 इक्वल है 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, ये सेकंड नंबर पर आ गया हमारे पास में। थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में तो आंसर ही आ गया। थर्ड स्टेप क्या है 90 इज इक्वल टू, यहां क्रॉस को हटा करके मैं 0 ही कर देता हूं, 0 बेटर है ना। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये थर्ड स्टेप फॉलो किया अपन ने। 3 स्टेप्स में आंसर आ गया। आप लिखोगे अतः, लास्ट में लिख देना अतः HCF बराबर 45। बस इतना ही काम करना है आपको, पहले ये कर देना फिर ये कर देना। आप केवल ये भी लिखते हो, ये काम रफ में भी करते हो डिवाइड वाला, तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन केवल ये लिखते हो तो जरूरी नहीं है पूरे नंबर मिले। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, स्टेप्स दिखाना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसका सेकंड पार्ट आप एक बार होमवर्क में करना, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले करवा भी रखा है वीडियोस में, आप लोग वो भी देख सकते हो, दिक्कत आए तो। मैं एक बार थर्ड वाला बता देता हूं आप लोगों को। 867 और 255 को कैसे करना है, 867 और 255, इसको भी सेम स्टेप से ही चलेंगे अपन। आप यहां पर 867 लिखोगे, बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या हम लोग बाहर लिख लेंगे 255, भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जा रहा है यहां पर भाग, आप देखे देख लो आराम से, 3 बार जाएगा। 5 तिया 15 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। माइनस करना जरा, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, छोटी संख्या आ गई, आगे भाग तो नहीं जाएगा, पक्की बात है। तो जब आगे भाग नहीं जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको उठा करके अंदर ले लो, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, ये 255 आ गया। अब 2 भाग, ये हमारा भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। 102 को 2 बार दे सकते हो आप, ये 204 बनेगा, इससे आगे तो नहीं जा पाएगा, है ना। 2 बार आप दे सकते हो, 204 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बन रहा है, 5 में से 0 गया तो 5 बन रहा है, और तो 2 में से 2 0 हो गया, छोटी संख्या आ गई, और भाग नहीं जा रहा। 102 का और भाग आगे जाएगा नहीं, तो फिर स्टेप चेंज करना पड़ेगा। जब आपके पास शेषफल आ जाए और आगे भाग नहीं जा रहा, तब स्टेप चेंज कर लेते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे अब। और थर्ड स्टेप क्या है, देखो थर्ड स्टेप वही सेम, आप ये वाली संख्या उठा करके यहां रख दोगे, 102 यहां पर आ गया, 2 बार पूरा भाग जा रहा है, आप चेक कर लो, 51 को 2 से गुणा करोगे 102 आता है, 0 यहां पर शेषफल आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आया, ये संख्या जो यहां पर लिखी हुई है, ये हमारे लिए क्या बन गई, HCF बन गई। लेकिन स्टेप्स आपको लिखने की जरूरी है, चरण आपको लिखने जरूरी है। तो यहां चरण मैं लिख देता हूं, क्या क्या चरण आप लोगों ने फॉलो किए हैं। पहला फर्स्ट स्टेप ये था, ये व्हाइट कलर में जो भी लिखा हुआ है, 867 बराबर है 255 गुणा 3 प्लस 102। 867 बराबर है 255 गुणा 3 प्लस 102, ये हुआ एक। तो दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप देखना जरा फटाफट से, 255 बराबर है 102 गुणा 2 प्लस 51। 255 बराबर है 102 गुणा 2, 102 इंटू 2 और प्लस में 51। और थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, 102, इस तीसरे वाले कलर में देख लो, 102 बराबर है 51 गुणा 2 प्लस 0। 102 बराबर है 51 गुणा 2 प्लस 0, ये थर्ड स्टेप हो गया। और इतना लिखने के बाद जब 0 शेषफल आ जाए तो आप लिख देना अतः HCF बराबर 51। ये हमारे पास सिस्टमैटिक तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 3 ही चरण में सॉल्व हो वो, क्योंकि अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी 3 स्टेप्स में हो रहा है, ये भी 3 स्टेप्स में हो रहा है। क्या 3 स्टेप्स में होते हैं क्या सारे क्वेश्चन? ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है 5 स्टेप्स में हो सकता है 7 स्टेप्स में हो सकता है 1 स्टेप में हो जाए, हो सकता है 4 स्टेप्स में हो, कोई फिक्स्ड नहीं है। वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स तक होगा। आपको तो तब तक लगे रहना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है।
तब तक लगे रहो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो एक पैटर्न के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले पैटर्न पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं, उसको समझने के बाद में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो 1.1 और 1.3 प्रश्नावली से बड़े क्वेश्चंस आते हैं और 1.2 और 1.4 प्रश्नावली से जनरली छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली ऐसा होता है कि 1.1 और 1.3 से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी बोर्ड में नहीं हटाया गया है, हर बोर्ड में है ये चैप्टर। भाई कोई चैप्टर किस बोर्ड में हटा दिया, कोई चैप्टर किस यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चैप्टर्स हटाए हैं, ये किसी में नहीं हटाया चैप्टर। ये चैप्टर सब बोर्ड्स में है। इतना कमाल का चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप समझ सकते हो कितना जबरदस्त चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, क्योंकि प्रमेयिका क्या होता है, एक स्टेटमेंट ही होता है, कथन होता है एक जो सिद्ध किया हुआ है ऑलरेडी। आपको तो बस ध्यान रखना है और उसको इस्तेमाल करना है कहीं और। ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है, किसी ने सिद्ध कर दिया, हमें बस इसको ध्यान रखना है, समझना है, इसको इस्तेमाल करना है कहीं और, उसी को प्रमेयिका बोलते हैं। तो क्या कह रहा है ये, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां पर r जो है 0 से लेकर के b तक आएगा, जहां पर 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये बहुत सिंपल सी बात है। ये हमने यूज भी लिया है अभी बेसिकली, यहां पर जो यूज लिया है ना अपन, ये स्टेप्स जो किए हैं, ये बराबर ये गुणा ये प्लस ये, यही चीज कह रहा है ये पूरा का पूरा। मैं एक बार बताता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैसे मान लो यहां पर 13 एक संख्या है जिसको मैं भाग दे रहा हूं 4 से, जाएगा आराम से, 3 बार जा रहा है, 12 आ रहा है और एक शेषफल बच रहा है। क्या लिखेंगे हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं 13 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 1, 4 गुणा 3 प्लस 1। ये हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हम लोग अंदर लिखते हैं ना, जो भाज्य है हमारा उसको a नाम दिया जाता है, जो हमारा भाजक है उसको हम b नाम देते हैं, जो हमारा भागफल है उसको हम लोग q नाम देते हैं, और जो हमारा शेषफल है उसको हम लोग r नाम देते हैं। ये फिक्स्ड है नाम इनके, कि a किसको बोला है, जो हमारा भाज्य है, b किसको बोला है, जो भाजक है, q है शेषफल, सॉरी भागफल, और r है शेषफल। तो इसके हिसाब से देखें तो 13 का मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, भाई ऐसा तो लिखते ही है ना अपन, 13 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 13 हो गया, तो ऐसा तो लिखते ही हैं हम लोग। तो 13 का मतलब a, 4 का मतलब b, 3 का मतलब q और 1 का मतलब r। तो भाई कुछ नया थोड़ी बोल दिया इसने, यही तो हम लोग बोलते हैं, यही तो हम लोग बोलते हैं, a बराबर bq प्लस r, यही तो बोलते हैं हम लोग। और एक कमाल की बात और बोलते हैं अपन, हम ये बोलते हैं कि अगर यहां 1 नहीं आया, अगर यहां बच गया 5, जैसे मान लो आप कहोगे कि 13 को 4 से भाग देने पे 2 बार क्यों नहीं दे देते हो भाई, 2 अट्ठे मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा यहां पर, शेषफल बच जाएगा यहां पर 5, ज्यादा शेषफल बच गया, तो ये गड़बड़ हो जाती है। पहले भाग आप पूरा पूरा दो, उसके बाद जो बचे उसमें आगे भाग जा सकता है तो दो, तब तक देना है जब तक ये संख्या इस संख्या से छोटी नहीं हो जाती। मतलब जो शेषफल है वो हमारे भाजक से छोटा ही होना चाहिए, अगर शेषफल भाजक से छोटा नहीं है तो भाग और जाएगा, यही लिखा हुआ है। जो r है, ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ, आप केवल इतना देखो, r जो है छोटा है किससे, b से, r छोटा है b से। और इसको देखो एक बार, इसको भूल जाओ, r जो है बड़ा या बराबर है 0 से, बड़े का निशान r के पास है, मतलब शेषफल जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना शेषफल, नेगेटिव में थोड़ी शेषफल आता है कभी भी, या 0 भी होता है कभी कभी। कैसे, अगर ये 13 की जगह 12 हो जाता तो 4 तिया 12 हो जाता, और फिर 12 में से 12 जाकर के 0 शेषफल बच जाता। तो 0 शेषफल भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन ये पक्की बात है कि b से तो छोटा रहेगा, 100% छोटा रहेगा b से, तो b से छोटा रहेगा, सिंपल सी बात है, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो यही इसने बोला है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, भाई यहां पर ऐसा तो कभी नहीं करते अपन कि माइनस के 13 को भाग दे रहे हैं 4 से, कभी देखा है आपने, धनात्मक को ही देते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है।
यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि अद्वितीय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं Q और R। अद्वितीय लिखा है, अद्वितीय का मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में 13 A का मान है और 4 अगर B का मान है तो 100% Q का मान 3 और R का मान 1 होगा और कुछ मान संभव नहीं है। आप बोलोगे कि संभव है, इसको ध्यान से देखो कि 13 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 5 लिख दो, क्या दिक्कत है? 4 दूनी 8 प्लस 5 13 हो गया। तो ये A का मान है, ये B का मान है जैसा यहां था, लेकिन यहां तो Q का मान 3 है, R का मान 1 है, यहां Q का मान 2 है, R का मान 5 है। ऐसा संभव नहीं है। रीजन, क्योंकि ये जो शेषफल है आपने इससे भी बड़ा कर दिया, जो गलत है, इसलिए अद्वितीय लिखा है। अद्वितीय का मतलब इकलौता आंसर आएगा, Q का मान 3 तो R का मान 1 आएगा, फिक्स्ड है, और कुछ आंसर नहीं आएगा। अगर A और B के ये मान लिए हैं तो A और B के कुछ और मान लोगे तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन का एक ही इकलौता आंसर आएगा, इसलिए अद्वितीय शब्द का इस्तेमाल किया है। पूर्ण संख्याएं इसलिए बोला है क्योंकि Q और R, भाई शेषफल 0 भी हो सकता है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है ना, तो 0 भी शेषफल हो सकता है, भागफल का भी 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है 0? मान लो आप भाग दे रहे हो, अंदर संख्या ले ली 2, यहां ले लिया 5, 0 बार भाग जाएगा, 0 बार भाग जाएगा, जा ही नहीं सकता भाग। शेषफल क्या बचेगा? 2 में से 0 गया तो 2 शेषफल बचेगा, तो इसको लिखोगे 2 बराबर 5 गुणा 0 प्लस में 2। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर Q का जो मान है वो 0 आ गया, तो Q और R कभी कभी 0 भी हो सकते हैं, इसलिए इनको पूर्ण संख्याएं लिखा गया है। तो ये पूरी की पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, A बराबर होता है BQ प्लस R, जहां पर A और B क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक हैं A और B, बस इतना ध्यान रखना है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं A और B। क्वेश्चंस देखिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 देखो, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां पर Q जो है एक पूर्णांक है। कैसे इसको क्वेश्चन को करोगे आप? इसको करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे होगा ये? भाई यहां पर आपको लिख रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है? विषम पूर्णांक मतलब जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी विषम पूर्णांक इन रूपों का होता है, हमने ये साबित करना है। जैसे Q का मान आप 1 रख दो, इस वाले में Q का मान आप 1 रख दोगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 आ गया ना। तो ये जो 5 है वो 4Q प्लस 1 फॉर्मेट का है, इस रूप का है, कोई इस रूप का होगा, कोई इस रूप का होगा। ये साबित करना है अपने को कि इन दो रूपों के अलावा कोई और रूप नहीं आएगा। तो आपको साबित करने के लिए ये वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, A बराबर होता है BQ प्लस R, और आप यहां पर R का मान, सॉरी A का मान निकालना चाह रहे हो। A बराबर होता है BQ प्लस R और आप A का मान निकालना चाह रहे हो। यहां पर वो निकालने के लिए मतलब क्या क्या मान आएंगे A के मान, ये आएगा और क्या क्या आएंगे ये सब हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले B का मान आपको क्वेश्चन पढ़ करके देखना पड़ेगा कि क्या लोगे आप। जो भी Q के साथ में दिख रहा है, जो भी Q के साथ में दिख रहा है वो B है। यहां पर Q के साथ में क्या दिख रहा है? Q के साथ में दिख रहा है 4, यहां पर Q के साथ में क्या दिख रहा है? 4, दोनों जगह Q के साथ में 4 दिख रहा है, तो यहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। B का मान आपको समझ में आ रहा है कि 4 आएगा। B का मान 4 लेते ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करना कैसे है, एग्जाम में सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी होगी पूरी की पूरी, जैसे यहां पर लिखी है मैंने, ऐसे करना है एग्जाम में। देखो आप सबसे पहले लिखोगे हल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पर R जो है 0 से लेकर के B के बीच में होता है। 0 पे बराबर का निशान, B पे बराबर का निशान नहीं आएगा। यहां से आगे अब आप शुरू करोगे, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया एक तरीके से। अब आप इसके आगे लिखोगे कि माना क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। माना B का मान कितना ले रहे हो आप? B का मान आप लोगे यहां पर देख करके 4, इतना आपको समझ में आ गया। अगर B बराबर 4 है तो फिर A कितना हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 4Q प्लस R, 4Q प्लस R, जहां पर R क्या है भाई? B का मान दो जगह रख सकते हो आप, या तो यहां रखोगे या सॉरी यहां रखोगे, दो जगह है, दोनों जगह रख दो आप। ये 0 और यहां पर क्या रखोगे? 4, यहां 4 रख दिया। इसका मतलब
r का मान 0 से 4 के बीच में है, 0 से बड़ा 4 से छोटा, तो 0 1 2 3 ये लिया जाएगा, 4 से छोटा है। यहां पर 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर भी है, इसलिए मैंने 0 भी लिया है, लेकिन 4 के बराबर लिखा होता तो 4 लेते, लेकिन फिलहाल 4 के बराबर नहीं है तो 4 को नहीं लिया। तो r के ये 4 मान यहां पर नजर आ रहे हैं अपने को। r के कितने मान नजर आए? यहां पर 4 मान नजर आए। r के 4 मान है तो a के भी 4 मान हो गए। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जो हमें चाहिए, हमें क्या दिखाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरह का होता है। हमारे पास a और b धनात्मक पूर्णांक थे, b हमारे को क्वेश्चन में देख के समझ में आ गया कि b का मान तो 4 है, हम a का मान निकालना चाहते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आप a का मान निकालोगे, ध्यान रखना। तो a का मान निकालने के लिए आपको इन r के मानों की जरूरत पड़ेगी। r के मान कहां से आएंगे? b के मान की मदद से आएंगे, क्योंकि b पर निर्भर करता है r का मान। b अगर 4 है, जिससे भाग लगा रहे हो आप, जिसका भाग लगा रहे हो, 4 का भाग लगा रहे हो कहीं पर, तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 4 तो शेषफल आ नहीं सकता, नहीं तो और भाग चला जाएगा। तो 0 1 2 3 4 अलग अलग केस आप बनाओगे और उससे फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो मैं 4 केसेस यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहला केस देखो यहां पर, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि r का मान 0 हो जाए। फटाफट से देखेंगे, r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो समीकरण नंबर 1 आप इसको नाम दे दोगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 4q प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी a बराबर 4q प्लस 0 आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 4q। यहां पर देख करके आप समझ पा रहे हो कि 4q में तो 2 का भाग जा रहा है। 4q अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कट रहा है और 2q बन रहा है। भैया 2 का भाग पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। आप लिखोगे यह संख्या 2 से भाज्य है, अतः 4q सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड ले लो। केस सेकंड है हमारे पास, r का मान क्या लेना है? या तो 0 होगा, 0 नहीं है तो फिर 1 होगा। r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो वही सेम समीकरण नंबर 1 से आप देखो क्या बनेगा। समीकरण नंबर 1 से आप क्या लिख सकते हो? a बराबर 4q प्लस 1, r का मान 1 रख दो यहां पर, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 लिखा जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो यहां 2 का भाग नहीं जा रहा, 4q में चला जाएगा, 1 में 2 का डिवाइड थोड़ी होता है, नहीं होगा। तो आप यहां पर लिखोगे कि क्योंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए यह विषम है। इसलिए यह संख्या, भाई जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या होती है, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। इसलिए 4q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सेकंड केस ही आ गया। हमें बस ये चेक करना है जितने अलग अलग केसेस ए के आएंगे उनमें से कितने धनात्मक सम पूर्णांक होंगे, कितने धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। हमें विषम पूर्णांक देखने हैं कि क्या ऐसे ही आते हैं क्या विषम पूर्णांक। तो देखो सम पूर्णांक से तो हमें मतलब नहीं है, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तरह का आया है। आगे देखते हैं और केसेस में, क्या पता ये भी आ जाए। ठीक है, r का मान 2 लेंगे। अगला केस यहां पर बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो केस थर्ड में आप लिखोगे कि यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r बराबर 2 हो तो क्या होगा उस केस में? r बराबर अगर 2 हो तो उस केस में सेम समीकरण नंबर 1 से आप ये कह सकते हो कि a बराबर 4q प्लस 2 आ जाएगा। देखो यहां पर a बराबर 4q प्लस r है, r की जगह मैंने 2 रख दिया, तो a बराबर 4q प्लस 2 आ जाएगा। आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, और जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया ये संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी, 2 का भाग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो आप लिखोगे कि चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए 4q प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये यहां पर लिख दिया जाएगा।
ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं केस फोर्थ बताऊं, लास्ट केस बना दूं अगर, तो क्या आएगा इसमें, आप लिखोगे कि यदि r बराबर, लास्ट केस r का मान 3 लिया जाएगा, यदि r बराबर 3 हो तो, अगर r बराबर 3 हो तो फिर क्या करोगे, r का मान अगर 3 हो जाए तो फिर उस केस में वही सेम समीकरण नंबर 1 से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 4q प्लस 2 की जगह इस बार 3 आ जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो यहां पर 4q तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 2 से थोड़ी डिवाइड होगा, यहां कहीं 2 कॉमन थोड़ी आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 3 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना ही करना है। तो धनात्मक विषम वाले कौन से हुए, एक तो ये मिला और एक ये मिला, ये सम वाला है, उधर वाला भी सम वाला है, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये ही आंसर में चाहिए था हमारे को। आप देख लो एक बार। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हमेशा ये लिखोगे बी का मान क्वेश्चन में पढ़ करके समझ में आ जाएगा बी का मान क्या लेना है, उसके हिसाब से आर का मान मिल जाएगा आपको, और जैसे ही आर का मान मिला उसके हिसाब से केसेस बन जाएंगे आर के अलग अलग मान यहां पर रखने के बाद में, उससे फिर आप चेक कर लो क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे आप लोगों के। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इस तरह का, देखो क्या है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी जबरदस्त क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m रूप का होता है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया वो था किसी धनात्मक विषम पूर्णांक की बारे में बात करी थी उसने, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करी थी उसने। अभी हम बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हम धनात्मक पूर्णांक की बात ही नहीं कर रहे, उसके वर्ग की बात कर रहे हैं। मतलब अब a नहीं निकालना, a क्या होता है धनात्मक पूर्णांक जो हम निकालते हैं, a नहीं निकालना, a का वर्ग करना है, a स्क्वायर निकालना है, तो वही काम यहां पर करना है। तो अल्टीमेटली a स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले शुरू कहां से करोगे, शुरू करोगे यहीं से कि भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर r जो है 0 से लेकर के b तक होगा। यहां बराबर का निशान जरूर लगा देना, ये रटा रटाया हमेशा लिखना है इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। इसके बाद क्योंकि उसने वर्ग बोला है, तो जब भी वर्ग या घन बोले तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना यहां पर q नहीं लिखा रहेगा, यहां पर m रहेगा, यहां पर q नहीं लिखा रहेगा। कब नहीं होगा, जब भी वर्ग या घन की बात करेगा तो क्या होगा, m होगा, k होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उस केस में आप b का मान क्या लोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि q के जस्ट साथ वाला जो होता है वो b होता है, क्योंकि यहां पर q के साथ वाला b होता है। लेकिन यहां भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर m के साथ में जो है वो खुद अभाज्य है, 3 के और टुकड़े तो हो नहीं सकते, तो सीधा b का मान आप यहां पर 3 ही ले लो, उसका गुणांक ही ले लो। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है कि यहां पर 9m लिखा रहेगा या 9m प्लस 1 लिखा रहेगा या 9m प्लस 8 लिखा रहेगा, तो जो यहां पर संख्या दिख रही है अगर वो बड़ी संख्या है तो उसके गुणनखंड करो। गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 3 गुणा 3, तो उसमें से जो बड़ा गुणनखंड आपको नजर आ रहा है वो आप फिर b का मान ले लेना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, टेंशन वाली बात, यहां तो वैसे ही छोटा है ये, तो b का मान डायरेक्ट 3 लेना है इस तरह के क्वेश्चंस में। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो b का मान क्या आएगा, यहां पर m का गुणांक डायरेक्टली आ रहा है 3। कभी m का गुणांक बड़ा हो तो उसको टुकड़ों में तोड़ लेना, अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लेना है b का मान। तो फिलहाल मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, b का मान जो बोला है वही लेकर के। तो लिखोगे आप, माना b बराबर 3 है, तो फिर उस केस में क्या होगा, यहां से देखें तो a बराबर b का मान 3 रखेंगे, 3q प्लस r, समीकरण नंबर 1। साथ में यहां लिखा जाएगा कि r जो है 0 से लेकर के b का मतलब क्या है 3 तक जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है
कि b दो जगह रखते हैं हम लोग मान, एक तो यहां रखोगे और एक यहां रखोगे, तो मैंने दोनों जगह b का मान 3 रख दिया। r का मान अगर 0 से लेके 3 तक है, इसका मतलब r का मान या तो 0 है या 1 है या 2 है। 3 नहीं लिखना है क्योंकि 3 पे बराबर का निशान नहीं लगाया गया है। 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 0 पे बराबर का निशान लगाया गया है। 3 ही केस बनेंगे, 4 केस का टेंशन नहीं है यहां पर। 3 केस बनेंगे, बना दो फटाफट से। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, r बराबर 0 हो तो फिर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 से आप देख सकते हो a बराबर कितना आ जाएगा, r का मान 0 रख दो, a बराबर कितना बनेगा 3q, a आ जाएगा 3q। हमें 1 चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, a का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। स्क्वायर कर दो पूरी लाइन का, a स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर कितना आया 9q स्क्वायर आया। इस तरह का फॉर्मेट है क्या अपने पास में, मतलब ऐसा कुछ है क्या जो 9 इसका गुणज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। गुणज में क्या लाना है, या तो 3 या फिर 3 का गुणज होकर के +1, दो ही ऑप्शन है। या तो डायरेक्ट 3 का गुणज आ जाए, 3m का मतलब क्या है 3 का गुणज, 3m + 1 का मतलब क्या है 3 का गुणज +1, पूरा पूरा 3 का भाग नहीं जा रहा, +1 साइड में बच रहा है, यहां पर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। आप 9q स्क्वायर को 3 गुणा 3q स्क्वायर लिख सकते हो अलग करके। इसके बाद ये अपने आप इस रूप में आ गया, a स्क्वायर बराबर 3m रूप का बन गया ये, जहां पर आप लिख दोगे कि माना m बराबर 3q स्क्वायर है, जो बचा हुआ है उसको m मान लो और इस रूप का हमें इसको दर्शाना है। तो 3m रूप का आ गया फर्स्ट केस में। तो हमें ये बताना है किसी का भी स्क्वायर करो, या तो ये फॉर्मेट बनेगा या ये बनेगा, दोनों में से कोई एक बनना चाहिए, ठीक है। पहला केस तो सफल हो गया। अगले केसेस की बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वाले जो भी केसेस हैं वो देखते हैं एक बार। केस सेकंड, केस सेकंड में r का मान क्या लेना है आपको, 1 लेना है। r का मान अगर 1 होगा तो फिर क्या करना है उस केस में, r का मान 1 रख दो यहां पर, a बराबर 3q + 1 आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3q + 1। कहां से, समीकरण नंबर 1 से आ गया ये, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें a से मतलब नहीं है, हमें तो a का स्क्वायर चाहिए, वर्ग चाहिए। स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं मैं 9q स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, क्या बन रहा है बच्चों, a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 9q स्क्वायर, प्लस में इसको लिख देता हूं 3 दूना 6q, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 लिख देता हूं। पूरी जगह से 3 कॉमन आ रहा है क्या, 3 का गुणज बन पाएगा क्या, तब बन पाएगा जब 3 पूरी पूरी कॉमन आ जाए, आ ही नहीं सकता। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, +1 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से ले लो, कोई टेंशन थोड़ी है। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, क्या बनेगा, 3 कॉमन आने के बाद में 3q स्क्वायर प्लस में 2q यहां बन जाएगा, और प्लस में 1 अलग चल रहा है। अब आप देखो तो +1 वाला फॉर्मेट बन गया, 3m + 1, 3 के साथ जो है उसको m बोल दो, +1 लास्ट में नजर आ ही रहा है, तो यहां पर आप लिख दोगे 3m + 1 रूप हमें मिल गया। माना m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, ये हमारे पास आ गया। सेम ऐसे ही केस 3 बना लो, तो सेकंड वाला फॉर्मेट भी मिल गया हमारे को। केस थर्ड में भी अगर मिल गया तो भाई सफल हो गए अपन, टेंशन नहीं है फिर तो। केस थर्ड है कि r बराबर 2 हो तो फिर क्या करोगे, r बराबर 2 हो तो फिर क्या करोगे, सेम समीकरण नंबर 1 पर जाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 1 से आप लिख दोगे a बराबर 3q + 2, तो यह आ जाएगा a बराबर 3q + 2, वर्ग कर दो, a स्क्वायर आ जाएगा 3q + 2 का वर्ग, क्या बनेगा इससे, यह बनेगा x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy, 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 3 दूना 6 दूनी 12। अब यहां एक समस्या आ गई। समस्या क्या है, आप ध्यान से देखो तो 9q स्क्वायर + 12q + 4 लिख रहा हूं फिलहाल, तो मैं इसको +1 है ही नहीं। हमें आंसर में या तो 3 का गुणज चाहिए, 3 कॉमन आ जाएगा यहां से, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 4 में से 3 थोड़ी कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ नहीं रहा। 3 कॉमन नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन था +1 दिख जाए फिर 3 कॉमन आ जाए,
+4 है, +1 है ही नहीं, दिखेगा कैसे? यहां पर तो साफ साफ दिख गया था +1, बाकी में से 3 कॉमन आ गया था। अब क्या करें, फेल हो गया क्या? नहीं, अब भी ध्यान से देखो, इसको +1 बना सकते हैं, संभावना है यहां। +4 है क्योंकि +5 होता तो गड़बड़ हो जाती, +4 है तो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आप देखो ध्यान से, 9q² + 12q प्लस में 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं क्या? इसको ध्यान से देख लो, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। अब बची हुई सारी संख्याओं में से 3 कॉमन आ रहा है और +1 अलग रह गया, हो गया काम। तो यहां से 3 कॉमन लोगे तो 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 बन गया, प्लस में 1 यहां अलग चल रहा है, ये हमारा a² आ गया, जो बनेगा a² = 3m + 1। ये फॉर्मेट बन गया यहां, या माना जो भी आप बोलो, m हो गया 3q² प्लस में 4q + 1। ये इस तरह से करना है क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन को भी सिस्टमेटिक मेथड में ही करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वन शॉट है तो मैं एकदम घास काट रहा हूं, एकदम जबरदस्त स्पीड में, सिर्फ रफ लैंग्वेज में करवा रहा हूं, रफ तरीके से लिख करके करवा रहा हूं। लिख में एकदम सिस्टमेटिक रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि एकदम वन शॉट रिविजन है ये, तो आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा पहले से, नहीं हो तो थोड़ा सा स्पीड कम करने का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, उसको कम करते हुए देख लेना आप लोग, 0.75 पे करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल हम लोग। नेक्स्ट देखो, 1.1 प्रश्नावली में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस फॉर्मेट के आते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसके आने के 90% चांस है, 100% तो कवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे तो वीडियो फिर 5 घंटे का बन जाएगा, फिर तो सारे वीडियोस देख लो, वन शॉट देखने की क्या जरूरत है ना? तो मैं यहां पर वो करवा रहा हूं जिसमें 90% आपका कवर हो ही जाए, इस तरह का कुछ करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। 90% से भी ऊपर ही हो जाए, चांसेस तो 100% के हो लगभग, ठीक है? तो 1.2 प्रश्नावली की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 1.1 में ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के ही हैं। 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए 1.2 का उदाहरण नंबर 5 ये कह रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n लिखना रह गया, n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है वो ये कि यहां पर संख्याओं शब्द इस्तेमाल किया है, संख्या इस्तेमाल नहीं किया। किसके लिए? 4 की घात n के लिए। 4 की घात n बहुत सारी संख्याएं हैं, एक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है n क्या है? प्राकृत संख्या। n कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्याएं तो यही होती है। तो अगर आप n का मान 1 रखते हो तो 4 की घात n बनेगा, n का मान 2 रखते हो 4 की घात 2 बनेगा, 4 की घात 3 बनेगा, 4 की घात 4 बनेगा। तो ये तो अनंत संख्याएं आ रही हैं। 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 2 16 होता है, 4 की घात 3 64 होता है, 4 की घात 4 256 होता है आई थिंक शायद, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अपने को ये बताना है कि 4 की घातें तो अनंत तक चलती जाएंगी, क्या कभी ऐसा होगा कि ये अंक 0 पर समाप्त हो? मतलब लास्ट में कभी 0 आएगा क्या किसी के घात में? कभी कैलकुलेट करने पर लास्ट में 0 आएगा क्या? इकाई का अंक किसी का 0 होगा क्या इनमें से? ये हमें चेक करके बताना है। तो ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। इकाई का अंक 0 कब होता है? इकाई का अंक 0 तब होता है जब आप ध्यान से देखो, इकाई का अंक 10 में 0 है इकाई का अंक, या फिर 20 ले लो 30 ले लो, जो भी लो, 10 के गुणनखंड करना, 10 के गुणनखंड करोगे 2 5 5 1, 20 के करना 2 10 2 5 5 1। भाई मुद्दे की बात यह है कि 10 हो 20 हो 30 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 तो 10 है, चलो 2 गुणा 5 है, 20 2 गुणा 10 होता है ना, 30 3 गुणा 10 होता है ना। तो जिसके साथ में 0 लगा हुआ है उसके साथ अंडरस्टूड है कि 10 लगा हुआ है, और 10 का मतलब होता है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। जब तक किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के किए आपने, उसके अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 और 5 दोनों नहीं हुए, भाई 2 और 5 दोनों होंगे तभी तो 2 गुणा 5 10 बनेगा, उसके कारण ही तो 0 आएगा लास्ट में। कोई संख्या 10 से गुणा होती है लास्ट में 0 आ जाता है। तो 2 और 5 दोनों होंगे अभाज्य गुणनखंडों में तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है, अदरवाइज कभी हो ही नहीं सकती 0 पे समाप्त। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता। लिखोगे कैसे? ये तो रफ का काम हुआ पूरा। लिखने का तरीका ये है, देखो शुरुआत ऐसे करोगे, आप लिखोगे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में
2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। यह होता है हिसाब किताब, है ना। कब कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। यहां पर संख्या कौन सी है, हमारे पास संख्या है 4 की घात n। इसके गुणनखंड करोगे, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, उसकी घात हो गई n। तो 2 की घात n, 2 की घात n आ गया, मतलब ये 2 की घात n गुणा 2 की घात n आया, मतलब सिर्फ 2 आया, 5 आया ही नहीं। तो आप यहां पर लिखोगे कि संख्याओं 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 की घात n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, होगी या हो सकती, जो भी आप लिखो। ये एग्जाम में लिखने का तरीका है, ये लाइन लिखोगे, ये कहानी बनाओगे और ये पूरी लास्ट कंक्लूजन दोगे। लॉजिकल है, ये है तरीका भैया। मोटी मोटी बात इतनी है कि इसके गुणनखंड किए तो ये गड़बड़ हो रही है, इतना ही है सॉल्यूशन तो, लेकिन लिखना तो सिस्टमैटिक है ना, इसलिए ऐसा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो ये है, उदाहरण नंबर 8। क्या कह रहा है ये कह रहा है संख्याएं हैं 3, 6 है, 72 है और 120 है, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल दो फटाफट से। क्या होता है एलसीएम एचसीएफ इसका, तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है इसने खास तौर पर, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 72 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 120 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। कौन रोक रहा है, बोला ही है तो करो। तो भाई 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 36 दूना 72, फिर से 2, 18 दूना 36, फिर से 2, 9 दूनी 18, फिर से 3, 3 तिया 9, 3 1, 2 का भाग 2 60, 2 का भाग 2 30, 2 का भाग 2 15, 3 का भाग 2 5, 5 का भाग 2 1। अभाज्य गुणनखंड बचपन की यादें हैं और कुछ नहीं है, बचपन की तुम्हारी सुनहरी यादों में से है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे सही करे आते थे तो ये सुनहरी यादों में से है तुम्हारे, तो ये तो तुम गलत कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल से, है ना। तो अब इसको आगे देख लेते हैं क्या है हिसाब किताब इसका। आगे बस ये है कि 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, और 72 को 72 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घातें आपके पास 3 दिख रही हैं, 3 की घातें आपके पास 2 दिख रही हैं, तो 2 की घातें 3 है, 3 की घातें 2 है, सही है। इधर आप देखो तो 2 की घातें तो 3 है, 3 की 1 घात है, 5 की 1 घात है, तो 120 को अगर ध्यान से देखें तो 2 की घातें 3 है, 3 की घातें 1 है, 5 की घातें 1 है। जब भी इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, जब भी कर लो, करके फ्री हो जाओ, उसके बाद फिर आप निकालोगे क्या, एक तो HCF और LCM निकालोगे। कैसे, HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। HCF में आप देखो कि जो तीनों में हो, जो सबके पास है या कॉमन है, जो सबके पास है वो लेंगे। सबके पास 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 5 है, नहीं, सबके पास 2 और 3 है, तो HCF में 2 और 3 ले लो। घातें क्या लोगे, न्यूनतम घात के साथ लेंगे, जो सबके पास है लेकिन न्यूनतम घात के साथ। इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, न्यूनतम घात 2 की 1 है। इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, न्यूनतम घात 1 है। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया यहां पर, बस इतना ही है। LCM में घातें अधिकतम और संख्याएं भी जितनी भर सको भर दो, सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो LCM की बात करूं तो सारे अभाज्य गुणनखंड यहां पर लिखे जाएंगे, और वो भी अधिकतम घातों के साथ, अधिकतम घातों के साथ लिखे जाएंगे। और यहां देखें तो 2, फिर है 3, फिर है 5, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, किसी के पास भी हो उससे मतलब नहीं है, होना चाहिए। LCM में ले लो, अधिकतम घातें लगाओ। 2 की घात मैक्सिमम 3 नजर आ रही है, 3 की घात मैक्सिमम 2 नजर आ रही है,
5 की तो एक ही घात है, गुणा कर लो 8 गुणा 6 गुणा नहीं 6 नहीं 9, 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके भले ही 2 संख्याएं हो, भले ही 3 संख्याएं हो, भले ही ऐसी 10 संख्याएं आ जाएं, अपने को एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकालना है। एचसीएफ में वो देखना है कि जो सबके पास है, ऐसी कौन सी अभाज्य गुणनखंड है जो सबके पास है, वो यहां ले लो न्यूनतम घातों के साथ में, और एलसीएम में जितने दिखे सारे ले लो अधिकतम घातों के साथ में। बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। ये 1.2 समाप्त हो गई। लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इसमें भी। 1.3 प्रश्नावली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेज है बनने के, बहुत ज्यादा चांसेज हैं 1.3 प्रश्नावली से बड़ा क्वेश्चन बनने के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी प्रमेय आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि वो प्रश्नों में काम आएगी, इसलिए मैं वो पहले बता देता हूं, फिर आपको प्रश्न शुरू करेंगे। 2 अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, मैं दोनों वैरायटी के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो प्रमेय 1.3 से क्या कह रहा है ये, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया अपन ने, मैंने 6 ले लिया, 6 एक धनात्मक पूर्णांक है, मैंने 6 एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, और एक मैं अभाज्य संख्या ले रहा हूं 3, अभाज्य संख्या ले रहा हूं मैं 3। यह कह रहा है कि अगर 6 का वर्ग, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 12 या 36 होता है, हो रहा है, तो उसका वर्ग हटाने पे भी विभाजित होगा। वो 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। ये कहना चाहता है कि कोई भी संख्या हो ऊपर, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, उसका वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका वर्ग हटाने पर भी वो उस अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ये कहना चाहती है ये प्रमेय। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या है प्रश्नों में इस्तेमाल होगी, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो प्रश्नों में देखते हैं कहां यूज आएगी, एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कहां यूज आएगी। बस मोटी मोटी दिमाग में ये ध्यान रखो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका वर्ग हटाने पर भी वो संख्या अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाएगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 2 वैरायटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, प्रश्नावली 1.3 का। क्या कह रहा है प्रश्न 1, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है √2, √3, √5, √7, √8 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनको साबित कैसे करें। 2 वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, या तो सिंगल संख्या आ जाएगी √5, √2, √3, मैंने बताया √7, √11 इस तरह की, कि इनको साबित करो ये अपरिमेय संख्या है, या फिर वो परिमेय अपरिमेय का मिक्सअप दे देगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसका कि इसने बोल दिया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 संख्याएं मिक्स हो रही हैं, 3, 2, √5, फिर बीच में प्लस भी है, तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा करके कुछ मिक्स बना करके, ये दोनों परिमेय संख्या है 3 और 2, √5 अपरिमेय संख्या है, उनका योग भी कर रहे हैं और गुणा भी है, तो जोड़ बाकी गुणा ये सब कर दे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, और कॉम्बिनेशन दे दे, और फिर बोले कि साबित करो कि ये अपरिमेय है। तो ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है। 2 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, एक तो सिंगल वाला और एक वो मिक्सचर वाला। अब शुरू करते हैं ये सिंगल वाला भारी है, मिक्सअप वाला तो छोटा है, बल्कि इसका जितनी लंबाई होगी ना प्रश्न की, उसकी आधी लंबाई है उस वाले की। वो दिखने में बड़ा है, ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये छोटे बम में बड़ा धमाका है ये, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत इस क्वेश्चन को करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, अपोजिट हम लोग शुरू करते हैं इसको। आप लिखोगे कि मानो ही मत, उल्टा मान लो। ये कह रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है, साबित करो। माना ये तो परिमेय है, अपरिमेय है ही नहीं। शुरू यहां से करो आप कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कहां अपरिमेय की बातें कर रहे हो? उल्टा मान लो, परिमेय संख्या है, हमेशा उल्टा मानना है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं।
तो इसका मतलब हमने क्या बोला, √5 एक परिमेय संख्या है, इसका तो मतलब यह हुआ कि √5 को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो, लिख सकते हैं तो लिखो। तो आप लिखोगे कि माना √5 बराबर p/q। शर्त क्या होती है p/q लिखने के लिए? देखो होता क्या है कि 2/4 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा है, 4/8 भी परिमेय संख्या है और 1/2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन इसको काटने पर फाइनल तो 1/2 ही आती है ना, तो 2/4 लिखने का क्या फायदा है, 1/2 ही लिखो ना उसको। तो ऐसी दो संख्याएं जो ऊपर से कट कुट के लास्ट में बचती हैं, वो एक्चुअल में होती है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जैसे 5 और 6 ये बटे में होनी जरूरी नहीं है, 5 और 6 ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे 14 और 16 ये सह अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 और 17 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये सह अभाज्य हैं। तो हम यहां पर p और q ऐसे लेते हैं, ब्रैकेट में शर्त ये लिखोगे आप, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर बहुत गहराई में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी जब डिटेल में पढ़ाया था तब। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखोगे कि यहां p और q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है, कटपिट करके लिखे हुए हैं एकदम। तथा ये इंपॉर्टेंट बात तो लिखनी जरूरी है कि q नॉट इक्वल टू 0 है, सबको पता होता है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ना है ध्यान से देखना है। वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा √5q बराबर p। q का मान यहां से निकाल लो, q का मान आ रहा है p/√5। वर्ग करने पर क्या होता है, q का वर्ग तो q का वर्ग है भैया, p का वर्ग है भैया। √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5। स्क्वायर से अंडर कट जाता है, 5 लिखा जाएगा मात्र। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, बड़ी कमाल की समीकरण है ये। देखो अब ध्यान से, यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे कि चूंकि q और p दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य संख्याएं पूर्णांक की होती हैं, बेसिकली जो पूर्णांक हैं वही सह अभाज्य हैं, उन्हीं में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ऐसा मानते हैं अपन। तो p और q बेसिकली पूर्णांक तो है ही, तो आप यहां पर लिखोगे कि चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए q का वर्ग भी पूर्णांक होगा, q² भी पूर्णांक होगा। इसलिए q² किसके बराबर है, p²/5 भी पूर्णांक माना जाएगा, p²/5 भी पूर्णांक होगा। सही बात है भैया, गलत क्या है इसमें, सही बात है, क्योंकि q² तो इसी के बराबर है, q² पूर्णांक है तो ये पूरा पूर्णांक है। ये पूर्णांक तब होगा जब p² 5 से विभाजित हो। अगर कोई विभाजित नहीं है, 3/2 पूर्णांक थोड़ी आएगा, 3 विभाजित ही नहीं हो रहा 2 से, लेकिन 4/2 पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि 4 विभाजित है 2 से। तो आप यहां पर लिखोगे, इसलिए भाई ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि p² 5 से विभाजित होगा, विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या, 5 क्या है, अभाज्य संख्या, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्ग हटाने पर भी वो अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। ये प्रमेय ही तो इसलिए तो सिखाई थी, ताकि आप इस जगह यूज ले सको, बस और कोई यूज नहीं है इसका। तो क्या हुआ कंक्लूजन कि p भी 5 से विभाजित होगा। p अगर 5 से विभाजित होगा तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि माना क्योंकि ये 5 से विभाजित है तो 5 से विभाजित करने के बाद में ये k1 आ रहा है, k1 आ रहा है, मान लो जहां पर k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, पूर्णांक या प्राकृत संख्या जो भी आप बोलो एक ही बात है, ठीक है। k1 एक पूर्णांक है, यहां से एक चीज समझ भाई, भाग देने पर पूर्णांक ही तो आता है। अगर आप 10 को भाग दे रहे हो 2 से तो पूर्णांक ही तो आएगा, पॉइंट्स में थोड़ी आएगा। अगर भाग जा रहा है पूरा पूरा तो यहां जा रहा है, विभाजित है तभी तो लिखा है वो, तो पूर्णांक आएगा।
तो पूर्णांक है भैया k1 का मान, ये बात समझ में आई। हमने मान लिया कि डिवाइड देने पर कुछ आएगा तो k मान लो, k की जगह मैंने k1 माना है, आगे k2 भी मानूंगा, इसलिए k1 k2 लिया है, वरना केवल k ले लेते, कोई बात नहीं है। k आपको पसंद नहीं है, आपको t पसंद है t मान लो, m पसंद है m मान लो, जो आपको पसंद है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां से p का मान कितना आ गया 5k1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण 2 से मान उठा करके 1 में रख दो फटाफट से, p का मान समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, यह आएगा p स्क्वायर बटे 5, p स्क्वायर का मतलब है 5k1 का स्क्वायर बटे में 5, तो ये 25k1 स्क्वायर बटे में 5, और ये हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 स्क्वायर। यहां से k1 निकाल लो आप, जैसे यहां से अपन ने q निकाला था ना क्यू स्क्वायर, वैसे यहां से k1 स्क्वायर चाहिए अपने को, तो k1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से k1 स्क्वायर आ रहा है, इस 5 को भाग लगा दोगे तो क्यू स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। जो यहां पर सिचुएशन आई थी p स्क्वायर बटे 5 के साथ में, वही सिचुएशन आ गई क्यू स्क्वायर बटे 5 के साथ में। कैसे, हमने ऊपर लिखा है k1 पूर्णांक है, तो k1 का वर्ग भी पूर्णांक होगा, जैसे यहां था q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो फिर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक तब होगा जब 5 से विभाजित होगा, तो q स्क्वायर मतलब 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब q भी 5 से विभाजित है। यही यहां पर लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेकिन जगह मैं चाह रहा था इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता, बड़ा आसान हो जाता काम मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो कर लूं मैं, इतना तो आ ही जाएगा। तो यहां लिख लो, इतना तो लिखो जितना पॉसिबल है। आप लिखोगे q की जगह बस आपको यहाँ चेंजेस करने हैं। यहाँ लिखोगे k1 एक पूर्णांक है तो k1 का वर्ग भी पूर्णांक होगा, k1 का वर्ग पूर्णांक होगा तो q स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। q स्क्वायर बटे 5 को पूर्णांक बोल दिया, इसका मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तभी बोला है, तो आप लिखोगे इसलिए q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा, और q स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, पक्की बात है। और q अगर 5 से विभाजित है तो मान लो q 5 से विभाजित तो है ही, तो विभाजित करने पर k2 आ रहा है, मान लो जहां पर k2 भी पूर्णांक है, मान लिया, मानने में क्या है कि भाग देने पर ये बनता है भैया, भाग जा रहा है पूरा पूरा, भाग देने पर k2 बन गया। यहां पर k2 बन गया तो q का मान आप देखो तो 5k2 आ गया, और ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। आप थोड़ा बस ध्यान दे लो अब समीकरण 2 पे जो कि 5k1 है, और समीकरण 4 पे जो 5k2 है। देखो ध्यान से, समीकरण 2 थी p बराबर 5k1, समीकरण 4 है q बराबर 5k1 k2 सॉरी। p और q के पास में 5 तो आ ही रहा है कॉमन, अगर p और q में कुछ कॉमन लेना पड़े तो 5 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब 5 इनके पास कॉमन आएगा। जबकि हमने यहां पर क्या लिखा है कि p व q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य वो होते हैं जिनमें से कुछ कॉमन ना आए, जिनका HCF 1 होता है उनको सह अभाज्य लिखते हैं, लेकिन यहां पर p और q में से 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गड़बड़ हो गया। क्या स्टेटमेंट, कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 परिमेय संख्या मानी थी हमने, तभी तो p बटे q माना था, तभी तो ये बात आई। जबकि यहां पर तो दिख रहा है कि p और q में 5 कॉमन है, सह अभाज्य आ ही नहीं रहा, हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया जो स्टार्टिंग में माना था। तो आप यहां पर लिखोगे कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि p व q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन p व q सह अभाज्य है, जो कि पूर्व कथन मतलब ये पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है, उल्टा हो रहा है।
ये तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये कह रहा है सहअभाज्य है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है। जो हमने माना था कल्पना, क्या माना था? अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। कल्पना गलत हो गई तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय। दो ही तो संख्याएं होती है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। फॉर्मेट एकदम फिक्स है सारे क्वेश्चंस का। √2 आ जाए तो 2 लिख देना हर जगह, बस 2 का वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा और उसके हिसाब से चलता रहेगा। 3 आ जाए तो 3 लिख देना हर जगह बस। 5 आ गया तो 5 से चल ही रहा है। 7 आ जाए 7 लिख देना। 11 आ जाए तो 11 लिख देना। सिर्फ आपके अभाज्य संख्याएं आएंगी, 8 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा आपके साथ यहाँ प्रूव करने को। सिर्फ ऐसी संख्याएं आएंगी जो अभाज्य संख्या हैं बस, और कोई नहीं आएगा। तो या तो 3 या 2 या 5 या 7 या 11 आएगा, या 13 आएगा, 17 आएगा, इस तरह से आएंगे। आराम से कर सकते हो, कहीं कुछ फंसने की जरूरत ही नहीं है, इसमें गुंजाइश ही नहीं है कहीं फंसने की। ठीक है, लैंग्वेज एकदम फिक्स है, ऐसे ही करना है। मैं सेकंड फॉर्मेट आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि फटाफट से आपका ये चैप्टर खत्म हो, वन शॉट खत्म हो और आपको फुल मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस हो जाए इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं फटाफट से। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये बड़ी जो संख्या दिख रही है आपको लंबी चौड़ी सी, ये एक अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, इतनी लंबी चौड़ी संख्या है जिसको अपरिमेय साबित करना है, तो जिस भी संख्या को अपरिमेय साबित करना हो ये दिमाग में बिठा लो कि उसको पहले परिमेय मानना है। उल्टा अज्यूम करना है आपको हमेशा, और विरोधाभास से साबित करना है कि नहीं भाई जो माना था वो गलत था, जो कल्पना थी वो गलत थी। तो आप लिखोगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखने में कौन रोक रहा है? 3 + 2 √5 जो है वो P/Q के रूप में होगी परिमेय संख्या है, तो जहां पर P व Q सहअभाज्य हैं तथा Q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है परिमेय संख्याओं की। अब जब आपने इतना लिख दिया है तो फिक्स है, ये 2 लाइन्स तो लिखनी है, हर तरह के प्रश्न में लिखनी है। जब इतना लिख दिया, लंबा चौड़ा वाला क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आ गया, परिमेय अपरिमेय के जोड़ बाकी गुणा वाला मिक्स क्वेश्चन है, तो फिर क्या करोगे? उसमें से जो अपरिमेय संख्या है उसको एकदम अलग कर लो। अपरिमेय कौन सी दिख रही है इसमें से आपको? √5, इसमें से आपको अपरिमेय संख्या दिख रही है, एकदम अलग कर लो। ये है 2√5 = P/Q -3, ये -3 हो गया। आप यहां पर लिखोगे P - 3Q/Q, ये हो गया 2√5, और ये √5 = P - 3Q/2 डिवाइड में ले लो, 2Q आ जाएगा। ठीक है, ये √5 आ गया हमारे पास में, और इस तरह से हमें लिखना है इसको, यहां तक, मतलब इतना लिखना है आपको एकदम अलग करके। जो भी इसमें आपको अपरिमेय संख्या दिख रही है, √2 दिख सकती है, √3 दिख सकती है, √5 दिख सकती है, 7 दिख सकती है, 11 दिख सकती है, बहुत सारी अपरिमेय संख्या हैं, कोई भी दिख सकती है यहाँ पर। तो जो भी अपरिमेय संख्या आपको दिखे उसको एकदम अलग कर लो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाइड करके एकदम शांति से लिख दो उसको। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बस पंचायती करने का काम है, बकवासे करने का काम है उधर, वो अपन कर लेंगे और उससे आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन का आधा है, मैंने बोला था पहले, आधा है, जस्ट आधा है उसका, देखना पे। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर लिखोगे, देखो शांति से, अगर 2 आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है? कोई भी परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में लिखते हैं, मतलब 2 पूर्णांक संख्याओं को डिवाइड में लिखते हैं तो वो परिमेय बनती है। 3/2 परिमेय संख्या है, 7/11 परिमेय संख्या है, -4/5 परिमेय संख्या है। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक। 2 पूर्णांक संख्याओं को आप जोड़ोगे तो पूर्णांक आएगा, घटाओगे तो पूर्णांक आएगा, गुणा करोगे तो भी पूर्णांक आएगा, लेकिन भाग दोगे तो परिमेय संख्या आएगी। 2 पूर्णांकों को जोड़ के, घटा के, गुणा करके देखोगे तो पूर्णांक ही आएगा, लेकिन भाग दोगे तो परिमेय संख्या आएगी। ये बात ध्यान रखना। लॉजिक मैंने आपको दे दिया, जोड़ा, घटाया, गुणा किया, पूर्णांक आया, लेकिन भाग देते ही परिमेय संख्या बन गई।
दो पूर्णांकों के साथ ऐसा होता है, फिक्स्ड है ये बात। बढ़िया, होता है तो अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या आएगा, यहां आप लिखोगे कि चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, पता है अपने को पूर्णांक हैं, तभी तो P बटे Q लिखा है, परिमेय में आया है वो, परिमेय तभी तो बना है, दो पूर्णांकों की डिवाइड से तो बनता है परिमेय संख्या। P और Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q, देखो ध्यान से, ये पूर्णांकों के जोड़ने घटाने और गुणा करने का नतीजा है। P के साथ माइनस कर रहे हैं, फिर 3 के साथ गुणा कर रहे हैं, 3 खुद पूर्णांक होता है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, सब पूर्णांक है, उनको माइनस भी किया गुणा भी किया, तो पूर्णांकों के जोड़ने घटाने गुणा करने से तो पूर्णांक ही बनता है। तो यहां पर लिखोगे P माइनस 3Q भी पूर्णांक होगा, अतः, या इसलिए सीधा साइन ही लगा दो, इसलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये तो वैसे ही पूर्णांक है, Q पूर्णांक है तो 2Q भी पूर्णांक ही है, दो पूर्णांकों के डिवाइड से परिमेय संख्या बनती है, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि P माइनस 3Q बटे 2Q जो है वो किसके बराबर है, √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। भाई बातों ही बातों में सेम संख्या परिमेय भी हो गई, सेम संख्या अपरिमेय भी होगी, क्या चल रहा है, गड़बड़ हो रही है ना, विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व संकल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः ये जो संख्या है वो परिमेय नहीं है भैया, अपरिमेय है, सीधी सीधी बात है। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, खत्म। दो वैरायटी के क्वेश्चंस थे, दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने करके दिखाए हैं, इसके अलावा तीसरी वैरायटी है ही नहीं 1.3 प्रश्नावली में। बड़ा क्वेश्चन बनेगा, वो तो देख के समझ में आ रहा है तुम्हारे को, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1.3 तक पहुंच गए हैं भाई, आखिरी पड़ाव पे हैं, 1.4 प्रश्नावली फाइनली शुरू करने जा रहे हैं। 1.4 प्रश्नावली की तरफ आ जाओ। देखिए यहां पर हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करने वाले हैं। परिमेय संख्याओं के दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, मैं विद एग्जाम्पल आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। क्या मतलब है इसका, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, भाई क्या है ये हिसाब किताब, तो देखते हैं जरा क्या है ये हिसाब किताब। शांत दशमलव प्रसार का मतलब यह है कि जैसे मान लो 5/2 किया, क्या आंसर आएगा, 5/2 किया या 9/2 किया, जो भी 5/2 किया आंसर आएगा 2.5 भाग समाप्त। मान लो आपने 9/4 किया, 9/4 किया तो 2.25 इसका आंसर आता है, पूरा पूरा भाग जा रहा है पॉइंट्स में, मतलब एक समय के बाद खत्म हो जा रहा है भाग। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे 10/3 किया, 10/3 किया तो 3.333333 कितना भी ले लो चलता जाएगा अनंत तक, भाग देके देख लेना। 10/3 करोगे 3.333333 चलता चला जाएगा। और भी बहुत होते हैं इस तरह के। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं जो अनंत तक चलती चली जाती हैं वो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। अशांत, शांति नहीं है उनको, वो शांत तो मैं यूं ही रिलेट कर रहा हूं, बाकी शांत और शांत का आपस में कोई संबंध नहीं है। शांत अलग चीज है, शांत अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो खत्म हो जाता है एक पॉइंट्स के बाद में, कुछ पॉइंट्स के बाद में जो समाप्त हो जाता है उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जो खत्म नहीं होता वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब जो रिपीट होगा, अनंत तक चलता जाएगा लेकिन रिपीट होता जाएगा, रिपीटेशन खत्म नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते हैं। जैसे √2, उसका प्रसार देखोगे तो पॉइंट्स के बाद कुछ रिपीट नहीं होगा, लेकिन अनंत तक चलता ही चला जाएगा। √3 जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं ना, बेसिकली जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो अशांत ही होती हैं, पॉइंट के बाद अनंत तक ही जाती हैं और रिपीट तक नहीं होती हैं वो। फिलहाल हम लोग परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं यहां पर। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, या तो शांत होंगे पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे, या फिर अशांत होंगे पॉइंट के बाद अनंत तक जाएंगे। लेकिन अशांत में दो कैटेगरी होती है। अशांत में एक होता है आवर्ती, मतलब रिपीट होते जाएंगे, और एक होता है अनावर्ती, जो रिपीट नहीं होंगे। रिपीट नहीं होने वाले अशांत में सेकंड कैटेगरी जो रिपीट नहीं होने वाले हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो अपरिमेय संख्याओं में होते हैं, परिमेय में नहीं होते हैं। परिमेय में केवल ये दो हैं, अशांत में केवल आवर्ती वाले होते हैं परिमेय में। ठीक है, तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पहचानोगे कि ये शांत है या अशांत है। जैसे क्वेश्चन तो इस तरह के आएंगे। 1.4 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था, मैंने इसी में मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, मैंने 3 पार्ट्स ही लिए हैं, इनसे ही समझ में आ जाएगा आपको मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या कह रहा है ये, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। इसको डिवाइड नहीं देना, बिना डिवाइड दिए बताओ कि ये शांत है प्रसार या फिर अशांत आवर्ती है। बिना डिवाइड दिए बताना है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन हैं, तो बिना डिवाइड दिए कैसे बताएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। इस मसले का ये हल है कि भैया शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी देख लो। क्या है कि जो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या अगर कहीं लिखी है तो मतलब वो P/Q के रूप में है, पक्की बात है, डिवाइड के रूप में है। तो उसमें जो हर है, जो Q है, उस पे सारा निर्भर करता है। P से कोई फर्क नहीं पड़ता, P भले ही बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q के मान पर निर्भर करता है कि वो शांत दशमलव प्रसार आएगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा। किसके मान पर? Q के मान पे, जो हर है उसके मान पे। तो जो भी हर है उसके आप गुणनखंड कर लो। अगर गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप के मिले, अगर इस रूप के गुणनखंड आपको मिल रहे हैं Q के, तो फिर वो शांत दशमलव प्रसार है। इस रूप के मतलब, इस रूप का मतलब है 2 की घात m गुणा 5 की घात m का मतलब है m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे यहां पर हर क्या है 2, यहां पर क्या है 4। अगर 2 की बात करूं तो 2 तो वैसे ही 2 गुणा 1 है। अगर मैं 4 की बात करूं मतलब 2 के पास तो वैसे ही 2 की घात में आ रहा है कुछ ना कुछ, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी 10 का भाग देना हो किसी में, जैसे अगर 5 में 10 का भाग देना चाहते हो आप तो 0.5 आ जाता है। तो 10 का भी भाग दे रहे हैं तो वो शांत दशमलव हो रहा है, दशमलव के बाद समाप्त हो रहा है। तो 10 का भाग भी दे रहे हैं तो 10 क्या है, वो 2 गुणा 5 है। कहने का मतलब जो हर आपको नजर आ रहा है वो हर 2 की कुछ घातों में और 5 की कुछ घातों में दिखना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और दिखा तो वो सीधा इस कैटेगरी में आ जाएगा। सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, या तो केवल 2 दिख जाए तो भी चलेगा, केवल 2 वाले भी चलेंगे, केवल 5 वाले भी चलेंगे। जैसे 25 से डिवाइड दोगे तो भी पॉइंट के बाद समाप्त हो जाएगा वो। केवल 2 वाले भी, केवल 5 वाले भी चलेंगे, और 2 और 5 दोनों हो तो भी चलेगा। यहां पर लिखा है साफ साफ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आ जाए तो भी चलेगा, केवल 5 आ जाए तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी चलेगा। इन तीनों केसेस में आपके शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर Q के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड ऐसा दिख गया आपको जो 2 या 5 के अलावा है, तो भैया फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। मतलब अभाज्य गुणनखंड अगर हर के कर रहे हो, Q के कर रहे हो, तो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब तो शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखा, 2 और 5 भी है मान लो, लेकिन कुछ और तो है ही, तो फिर तो वो अशांत की कैटेगरी में आ गया। एग्जाम्पल से तो बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चंस ले ही रहे हैं हम लोग। देखो 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। हर से मतलब है आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें हर की संख्या से मतलब है। हर में ये है, हर में ये है, हर में ये है, हर हर बोले, ठीक है। तो 3 1 2 5 ये Q का मान है, इसके गुणनखंड करो। 3 1 2 5 के गुणनखंड कर लो। क्या आएंगे गुणनखंड? 5 का भाग दिया, ये आएगा 5 6 5 30 और
5 दूनी 10, 5 25, 625, फिर से 5 का भाग दिया और ये 25 नहीं 125 आ जाएगा, फिर से 5 का भाग दिया 25 आ जाएगा, फिर से 5 का भाग दिया 5 आ जाएगा, फिर से 5 का भाग दिया 1 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 1 2 5 जो आ रहा है वो आ रहा है 5 की घात 5। ये हमारे पास बन रहा है 5 की घात 5। क्यों? मतलब नीचे डिवाइड में जो संख्या है वो उसके अभाज्य गुणनखंड आपने नोटिस किए, उसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 5 की ही घातें दिख रही है, 5 के अलावा कोई नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई और ना दिखे, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार है। तो आप यहां पर लिखोगे कि यहां Q 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का है, अतः यह परिमेय संख्या या अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार इस संख्या का, किस संख्या का? 13/3125 संख्या का, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। सिर्फ हमने नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए, उससे समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं एक बार। 8 का भी ऐसा ही है केस। Q का मान अगर आपका 8 है तो भैया 8 को तो आप बहुत छोटा ही हो जाएगा, 4 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ। सेम लैंग्वेज, यही लैंग्वेज एकदम कॉपी पेस्ट यहां पर लिखोगे आप, सेम लैंग्वेज लिखोगे कि भैया यहां Q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस खत्म बात। 8 को देख करके भी यही समझ में आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड ही कर देता हूं, तीसरा क्वेश्चन भी हो ही जाए ताकि यहां पर बढ़िया रहेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 455। देख लो 455 का क्या हिसाब किताब चल रहा है। 455 को देखें तो 5 5 10 और 4 14, 3 का भाग तो नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 5 का ही भाग। तो 5 का दे दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 का जाएगा 13 आ जाएगा, 13 का जा रहा है 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखोगे 455 के तो 5 गुणा 7 गुणा 13 आ गया। गड़बड़ हो गया ना, हमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। 2 और 5 के अलावा ये भी है, 2 और 5 के अलावा ये भी दिख रहा है, गड़बड़ हो गई। तो उस केस में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आप लिखोगे क्या? लिखोगे यही कि इसी को क्लोन करके मैं आधा अधूरा इसी में एडिट कर दूंगा। लिखोगे ऐसे ही कि यहां Q जो आपको नजर आ रहा है इस रूप का नहीं है, अतः इस रूप का नहीं है, 2 की घात m n गुणा 5 की घात m रूप का नहीं है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। अशांत आवर्ती है, ऐसे पहचानते हैं कि शांत है या अशांत है। अब एक और इसी में पार्ट बना रखा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत हैं उनको लिखो। शांत कौन कौन से हैं? ये। शांत कौन कौन से हैं? ये। तो इसको पूरा कैलकुलेट करके बताओ। ये कह रहा है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या है 13/3125। ध्यान से सुनना कैसे कर रहा हूं मैं। 13 बटे, इसको हमने देखा था अभी 5 की घात 5 आया था, 5 की घात 5 आया था। अब बड़ा कमाल का तरीका बताता हूं मैं। 5 के साथ 2 को मिक्स करने पर क्या होता है? 2 और 5 में क्यों इंटरेस्टेड है अपन? परिमेय संख्याओं के लिए शांत दशमलव प्रसार में, क्योंकि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 बनता है और 10 का डिवाइड चुटकियों में होता है, इसलिए इंटरेस्टेड है अपन। तो यहां पर भी यही कर रहे हैं हम लोग। यहां पर आप क्या करोगे? गुणा करोगे किससे? 2 की भी उतनी ही घातों से करो जितनी 5 की हैं। 2 और 5 की घातें बराबर करनी है हर में। तो 5 की घात 5 है, 2 की कोई घात नहीं है, 2 की घात 5 ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दी। इससे क्या बेनिफिट होगा? ऊपर तो बन गया 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है? 32। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 और 2 दोनों की मिलके पावर 5। ऊपर गुणा कर लो, 13 दूना 26 का 6 हासिल की 2, 13 3 39 और 2 41। और नीचे 10 की घात 5 आ रहा है। 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे और 0 0 4 1 6, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस तरह की संख्याओं से डिवाइड देना कौन मुश्किल काम है?
5 संख्याओं के बाद पॉइंट लगता है, सबको पता है। इतनी जल्दी डिवाइड हो गया। और वैसे डिवाइड देने बैठते तो इस संख्या का डिवाइड देते तुम पूरा पेपर खत्म कर देते, पता है मेरे को। तो ये इतना आसान हो जाता है परिमेय संख्याओं में, इसलिए 2 और 5 में इंटरेस्टेड है अपन, क्योंकि उससे 10 बन जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, काम खत्म हो जाता है वहां पे। सेकंड वाले भी था तो फर्स्ट कर ली, सेकंड भी कर लेते हैं। थर्ड तो एसांत था, वो तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देख लेते हैं, 17/8। तो ये 17/2 की घात 3 था। 2 की 3 घातें हैं तो 5 की भी घातें उतनी ही होनी चाहिए ना, जितनी 2 की है। बराबर घातें होंगी तभी तो कर पाएंगे आगे। तो ये कितना बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है 17 गुणा 5 की घात 3 हो गया 125, 5 25 25 पंजे 125, और नीचे 2 गुणा 5 की घात 3 चल रहा है, ऊपर गुणा कर लो। 17 5 85 का 5 हासिल की 8, 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 4 बचा, 17 एकम 17 और 4 21 होता है, और नीचे बन रहा है 10 की घात 3। तो ये बन जाएगा 2125 बटे 1000, मतलब 2.125 इसका फाइनल आंसर आएगा। इस तरह से करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो हमने ये देखा कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, तो शांत वालों को दशमलव प्रसार हमने यहां पर बना दिए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमारा मेन पार्ट कंप्लीट हो गया है 1.4 प्रश्नावली का भी, जिसमें हम लोग जानना चाह रहे थे कि शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार हैं। अपरिमेय संख्याएं कभी आ जाएं तो वो तब होती हैं जब पॉइंट्स के बाद रिपीट नहीं होती कोई संख्या और अनंत तक जाता है, तो वो अशांत अनावर्ती की श्रेणी में आ जाती है। बस इतना अपरिमेय संख्याओं के लिए है, बाकी मोटा मोटा तो यहां परिमेय संख्याओं की बात चल रही है। तो ये हमने पूरी पहली प्रश्नावली फाइनली कंप्लीट कर ली है, और अब थैंक यू बोलने की बारी है अब आप लोगों को, कि आप लोगों ने पूरे दिलो जान से, शांति से, पूरे ध्यान लगा करके इतना लंबा सा लेक्चर देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिखिए जो भी आपको दिक्कत है। और उसके अलावा जो भी उड़ान बैच से जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, उन बच्चों के पास तो वैसे भी सुविधा है कि वो वहां पर अपना डाउट डाल सकते हैं। कहां पर, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉल कर लो 8078696588 पर। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता हो उड़ान बैच के अलावा भी, तो वो इस नंबर पे फोन करके पता कर लें कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जुड़ना है या कौन सा ग्रुप है वो। उस ग्रुप में क्या है कि सारी सब्जेक्ट्स के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं आप लोगों के, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कहीं कोई परेशानी ना आए, आप लोगों को ऑफलाइन की फीलिंग आए कि भाई टीचर से सवाल जवाब भी कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि टीचर से सवाल जवाब नहीं कर सकते, यहां पर करो ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना आपका, टीचर्स आपको जवाब देंगे ना, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा करके पढ़ें, और इस वीडियो को आप लोग अपना प्यार जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके स्कूल्स के जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उन लोगों को शेयर करो, और बस प्यार बनाए रखो। धमाधम कमेंट करो कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।